Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi, your educator, and here we are going to begin with the botany course of our GATE examination that we are focusing on. So here's the first lecture of our GATE botany course, that is the major systems of classification. है ना। और बॉटनी ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप गेट एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो भले ही आप बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड से हो, बायोटेक्नोलॉजी से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप बॉटनी अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो तो बॉटनी में ऐसे क्वेश्चन गेट में आपको देखने को मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको मदद कर देते हैं आपकी रैंक बनाने में। मतलब बॉटनी की क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपैरेटिवली इजी होता है ज़ूलॉजी के उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप बॉटनी पे जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि एक थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। आप मतलब अगर आप ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हो उससे, तो मतलब ये मेरी ऐसी पर्सनल थिंकिंग है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, तो वैसे ही आपको चीज़ें पसंद आएंगी। सो लेट्स बिगिन विद अवर मेजर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन लेक्चर। ओके, तो बात करें अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट की कि आखिर इंट्रोडक्शन अगर हम इस टॉपिक का करना चाहें तो किस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। किस तरीके से जो हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिल रहे हैं अपने चारों तरफ, वो आपस में क्या सिमिलैरिटी रखते हैं, क्या डिफरेंसेस रखते हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, गौर करते हुए हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग क्या कहते हैं एक साथ उन्हें रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सब तो चीज़ें लिखी हुई हैं, हम लोग पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें जो हमें समझ में आए, ठीक है, जो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे। तो हम यहाँ पे अगर देखना चाहें कि क्लासिफिकेशन क्या है ना, तो अभी क्या है, आप कहीं गए हो रिसर्च करने और आपको रिसर्च करने के लिए बोल दिया गया कि अब जाओ फील्ड में, और फील्ड में 100 डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट्स हैं, अब उनको जाके पढ़ो एक एक करके, ठीक है, और सबके बारे में मुझे आके बताओ। तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? आप बिल्कुल भी ऐसा मतलब ये नहीं कर पाओगे। आपको दिया गया करके आपको ये 10 दिन में करना है तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ये 100 प्लांट हम कैसे 10 दिन में तुरंत सबके बारे में सारे स्टडी कर लें कि हाँ कैसा एक्सटर्नल और इंटरनल उनका जो डेवलपमेंट है, जो बिहेवियर है, जो चीज़ें हैं वो है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि कौन से प्लांट इनमें एक दूसरे से मिलते हुए हैं। मतलब कि आपने किसी एक प्लांट के बारे में पढ़ा, ठीक है, अब क्लासिफिकेशन अगर पहले से उस चीज का हो रखा है या वो प्लांट अगर पहले से क्लासिफाइड हैं, तो आप देखोगे कि सेम यही कैरेक्टर्स के साथ हमको इस फैमिली के और कौन कौन से मेंबर मिलते हैं। अब अगर यही फैमिली के साथ या यही कैरेक्टर के साथ हमको इस फैमिली के मेंबर मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बाकी जो मेंबर इस फैमिली में होंगे उसमें भी यही कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अगर वो कैरेक्टर सिमिलर होंगे तो दूसरे प्लांट में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो क्यों आप उन 100 प्लांट्स को 20-20 या 25-25 के ग्रुप्स में डिसाइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कि जो जितना सिमिलर होगा वो एक साथ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इनको एक साथ डिवाइड किया जाता है, और उस डिवीजन का एक हम ये कह लें कि एक हमारे पास अलग अलग बड़े से बड़े क्राइटेरिया है कि अगर सभी, जैसे हम लोग जब डिवाइड करते हैं, जब शुरुआत से क्लासिफिकेशन होना शुरू हुआ था, जैसे लिनियस ने डिवाइड किया प्लांट और एनिमल में, फिर उसके बाद प्लांट और एनिमल में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर अलग होने लगे, फिर जिनके पास सेल वॉल थी, जिनके पास सेल वॉल नहीं थी वो अलग अलग होने लगे, फिर सेल वॉल जिस चीज़ की बनी हुई थी उस बेसिस पे अलग अलग होने लगे। तो इसी बेसिस पे ऊपर से नीचे आते हुए हमारे पास काफ़ी बड़े क्राइटेरिया है इसको डिवाइड करने के लिए, है ना। तो अब वो इसका डिवीज़न कैसे आ रहा है, उन क्राइटेरियाज को हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, वो क्राइटेरिया कुछ ऐसे फॉलो करे जा रहे हैं: डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, देन स्पीशीज। ठीक है, अब
अब आप कहो कि ये तो बहुत बेसिक है, ये क्या हमें पढ़ना चाहिए? तो आज भी एग्जामिनेशन में इतनी बार पूछा जा चुका है चीज, और आज भी पूछी जाती है ऐसे ही। ये इन ही चीजों का ऑर्डर लिखा होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और अलग अलग ऑर्डर में इनको लिख के रखा हुआ होता है क्वेश्चन में, और आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप इसको सही ऑर्डर में बताइए। और वो भी गलत हो जाता है बच्चों से। क्यों? क्योंकि बच्चे से बेसिक समझ के छोड़ देते हैं। बेसिक नहीं है, ये चीज पूछी जाती है वहां पे। आपको याद होना चाहिए डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इस तरीके से यहाँ पे आपको डिवीजन देखने को मिल रहा है। जो हमारा सीक्वेंस है क्लासिफिकेशन का वो फिक्स्ड है, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप किंगडम को ऊपर नहीं ले सकते, आप फाइलम को किंगडम के पहले नहीं रख सकते, ये फिक्स्ड है, ठीक है। और ये कुछ पोजीशंस हैं, रैंक्स हैं जो हमको देखने को मिलती है किसी की भी, जब हम टैक्सोनॉमी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ग्रुपिंग जो है वो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और सिमिलैरिटीज पे करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा कि आप एक स्पीशीज के, एक जीनस के, एक प्लांट के कैरेक्टर को पढ़ोगे तो आपको वहां पे दूसरे प्लांट के कैरेक्टर के बारे में पढ़ने में आसान होगा। सेम स्पीशीज वाले सेम जीनस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, सेम जीनस वाले की जो स्पीशीज होंगी वो सेम कैरेक्टर शो कर रहे होंगे, सेम जीनस वाले सेम फैमिली के कैरेक्टर को शो कर रहे होंगे, सेम फैमिली वाले सेम ऑर्डर को कर रहे होंगे। तो इस तरीके से इसकी ग्रुपिंग करी जाती है, और इस तरीके से इसको मदद ली जाती है इसके पढ़ने के लिए। तो बेसिकली क्या जरूरत पड़ गई हमको क्लासिफिकेशन की, है ना? तो इतना तो हम खुद से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को लेकर समझने की कोशिश करी कि अगर आपके पास 100 प्लांट है तो उन्हें कैसे पढ़ोगे। आपको जरूरत है क्लासिफिकेशन की। अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं करोगे तो आप उसको अगली बार जब पढ़ने जाओगे उसके बारे में, तो आपको फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो ग्रुपिंग करने की जरूरत है, क्लासिफाई करने की जरूरत है, वरना हम अलग अलग बुक्स अलग अलग टॉपिक्स के लिए क्यों बनाते हैं, है ना? हम सब अपने जो पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पढ़ते पढ़ते 12 पास हुए, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेड किया, क्यों अलग अलग किया? एक ही क्लास में बैठते और सारी किताबें एक साथ पढ़ लेते। क्यों हमको ग्रुपिंग की जरूरत थी? हमको जरूरत थी क्योंकि हमें चाहिए थी सिमेट्री अपने लाइफ में। हमको चाहिए थी सिमेट्री की कोई भी चीजें हैफेजर्ड ना हो। तो हैफेजर्ड हम यहाँ भी नहीं चाहते कि कोई भी चीजें हैफेजर्ड हो, ठीक है। तो उसी चीज के लिए हमें हैफेजर्डनेस हटाने के लिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी था। अराउंड हमको इतने मतलब अगर स्ट्रेंथ की हम रिपोर्ट देखें 1980 की, अभी तक तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, अभी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी तो हमको देखने को जो मिल रहे हैं वो मिल ही रहे हैं। लेकिन पहले भी मतलब 1980 में उन्होंने इतने सारी प्लांट स्पीशीज जो है वो बता दी थी कि इतनी सारी प्लांट स्पीशीज हमको देखने को मिल रही हैं। उसमें से भी 34,000 वाज थ्रेटेंड इन 1997, ओके। और करेंटली जो है वो हमको थ्रेटेंड स्पीशीज देखने को मिलती है अराउंड 60,000 टू 1 लाख। तो अब वो कह रहा है कि बहुत बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे कि अपने ह्यूमन ट्रेस का कह रहे हैं कि हम खुद को बचाना चाहते हैं, तो खुद को बचाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन। तो अराउंड 75% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन पर लड़ाई करती है। ट्रेडिशनल मेडिसिन हमको मिलती हैं प्लांट से, नीम हो गया, एसाफेटिडा हो गया, ठीक है, आपके और भी ढेर सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तुलसी है, ये सारे। और उनमें से बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि थ्रेटन हो चुके हैं या कंप्लीटली जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो उसको बचाना, उसको बचा के रखना, उसको क्लासिफाई करके उसके बारे में पढ़ना, उसमें कौन सी चीज़ है जानना, वो सब कुछ बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हमको इन सभी चीज़ों को करके प्लांट्स को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इकोसिस्टम के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। हमें इकोसिस्टम के बारे में पता कब चलेगा? जब हम इसको क्लासिफाई करके अलग अलग पढ़ेंगे। हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी बचानी है। अगर हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी बचानी है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। हमें प्रॉपर चीज़ों को मैनेज करना है कि चीज़ें या प्लांट जल्दी एक्सटिंक्ट ना हो, और साइंटिफिक स्टडी की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। तो कुछ इस तरीके से हमको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो होता क्या है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम तो बहुत सारे हैं, अगर आप देखने चले जाओ तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम देखने को मिलेंगे, लेकिन उन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के पीछे एक क्राइटेरिया है कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को क्लासिफाई करोगे। मतलब आप जब क्लासिफाई करने जाओगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि हम इस पाथ को फॉलो करेंगे और फिर क्लासिफिकेशन करेंगे। मतलब जो मेजर सिस्टम क्लासिफिकेशन के हैं उसमें हमें ये नहीं पढ़ना होता कि क्लासिफिकेशन ये तख्तजान का है, ये हचिंसन का है, ये क्रॉनक्वेस्ट का है, तो आपने उसे पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको ये पढ़ना होता है कि इन क्लासिफिकेशन को करने के पीछे का जो एजेंडा था वो क्या था।
तो बेसिकली पूरे पूरे टैक्सोनॉमिक सिस्टम डेवलप किए गए, है ना। और उस टैक्सोनॉमिक सिस्टम के हिसाब से हमारे पास 3 सिस्टम सामने निकल के आते हैं, एक है आर्टिफिशियल, एक है नेचुरल और एक है फाइलोजेनेटिक। इन तीनों के ही क्राइटेरिया डिफरेंट हैं और इन तीनों में ही अलग अलग क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं। Artificial was used around 300 BC to 1735 AD. Then natural was used around 1600 AD to 1883 AD. And phylogenetic has been used from 1883 to now. Okay. तो ये हमको देखने को मिल रहा है। इनके बारे में अलग अलग हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये तीनों सिस्टम हैं क्या हमको इसमें देखने को मिल रहा है, किस बेसिस पे इन तीनों सिस्टम को अलग किया गया है। तो अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करें तो ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट या अर्लीस्ट सिस्टम है जो हमको देखने को मिल रहा है ना। जाहिर सी बात है कि कोई चीज अगर एक बार बताई गई तो उसमें कुछ कमी निकाली जाएगी, जब उसमें कुछ कमी निकाली जाएगी फिर उसके बाद उसमें से कुछ उसको बदलाव किया जाएगा, कुछ बेहतर किया जाएगा। जब बेहतर किया जाएगा तो नया सिस्टम सामने आएगा, फिर उसमें और कुछ बेहतर किया जाएगा तो फिर कुछ नया सिस्टम सामने आएगा। तो इस तरीके से करते करते ये सिस्टम हमारे सामने आए, जिसमें से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सबसे पुराना था, सबसे अर्लीस्ट था, ओल्डेस्ट था। इट वॉज अराउंड 300 BC टू अप टू 1830, है ना, जो आर्टिफिशियल सिस्टम था। प्रॉब्लम क्या थी वहां पे, या हम ये कह लें कि उस समय पे थोड़ी सी जो अवेयरनेस थी, नॉलेज थी, वो भी कम थी। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के टाइम पे जो हमारा क्लासिफिकेशन किया गया या जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया यूज किया गया वो बहुत सिंपल था। सिंपल इन द टर्म्स वहां पे जो कैरेक्टर्स कंसीडर किए गए वो बहुत ही कम थे, ठीक है, बहुत ही कम, वन ऑफ फ्यू। एक या तो कैरेक्टर लिए गए या 2-3 कैरेक्टर लिए गए, बस, इससे ज्यादा कैरेक्टर नहीं लिए गए। और वो भी ऐसे कैरेक्टर्स जो कि बहुत ही इजीली ऑब्जर्वेबल थे, जैसे कि हैबिट, कि ट्री कैसा है, ट्री है, श्रब है, हर्ब्स है, कैसा है प्लांट, ट्री की फॉर्म में रहता है, वुडी है, श्रब्स है, हर्ब्स है, किस फॉर्म में रहता है। या फ्लोरल कैरेक्टर कंसीडर करे गए कि नंबर ऑफ स्टेमन कितने, नंबर ऑफ कार्पेल कितने हैं, बस। ये बड़े इजीली जो सामने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे उस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो बहुत ज्यादा इवॉल्व हैं, उसमें भी हमें हर्ब्स देखने को मिलते हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं है, उसमें भी हर्ब्स देखने को मिलते हैं। तो अब अगर आप उन दोनों को एक साथ रख दोगे तो किस तरीके से ये खुद को जस्टिफाई करेगा, ठीक है। तो पूरा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उस समय पे कम नॉलेज के हिसाब से सामने रखा गया था, वो इसी वजह से हमारे लिए मतलब एक्सेप्टेबल नहीं बना, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा कि इतना ज़्यादा इजी है, इतना ज़्यादा सिंपल है कि इसमें बहुत कम कैरेक्टर कंसीडर करे गए और हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, या उतना ज़्यादा क्लासिफिकेशन से अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो इजी नहीं होगा आपके लिए। क्लासिफाई करना तो इजी है, लेकिन उसके बाद जब आप पढ़ने जाओगे तो कैसे पढ़ोगे, आपको कैरेक्टर के बारे में पता ही नहीं है उसके, और ठीक है। तो ये सेक्सुअल सिस्टम जो हमारा क्लासिफिकेशन सेक्सुअल सिस्टम जो था लीनियस का, वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है जो हमको देखने को मिलता है। और उन्होंने सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट को कंसिडर किया था, डेट इज द नंबर ऑफ स्टेमन्स फॉर ग्रुपिंग द प्लांट्स, ठीक है। अराउंड 24 क्लासेस उन्होंने दी थी इस चीज को फॉलो करते हुए कि नंबर ऑफ स्टेमन कितने हैं, मतलब 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद ग्रुपिंग कैसी है, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने अराउंड 24 क्लासेस हमारे सामने रखी थी आर्टिफिशियल सिस्टम को फॉलो करते हुए। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें कुछ आर्टिफिशियल सिस्टम है जो सबसे पहले दिए गए थे, जिनके बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है, जिनकी बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया। ये मैंने यहाँ पे क्यों रखे हैं, क्योंकि ये एज इट इज ऐसे ही आपसे मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। वेदास का क्लासिफिकेशन था 200 BC में, उसमें उन्होंने क्या किया, रिलीजियस इंपॉर्टेंस यूज जो मेडिसिन का था, फ्लावरिंग का था, फ्रूटिंग का था, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। थियोफेस्टस ने साइज और लाइफ टाइम यानी कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बेसिस पे किया। हमारे जो हर्बलिस्ट थे उन्होंने मेडिसिनल वैल्यूज पे किया। हमारे जो टॉनफोल्ट हमको क्लासिफिकेशन मिला वो फ्लावर एंड फ्रूट गिविंग राइस, जो हमारा इनोवेटर था जीनस का, उस बेसिस पे उसमें क्लासिफिकेशन किया। यहाँ पे इनोवेटर मतलब यहाँ पे हमारा जो जीनस था उसका इनोवेशन हो चुका था, ठीक है। फ्रूट गिविंग राइस और फ्लावर के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ। उसके बाद लीनियस आए 1735 में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, और इन्होंने सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ प्लांट पे फोकस करते हुए नंबर, लेंथ और यूनियन जो
स्टेवन की थी और कार्पल की, उस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। जैसे कि हमारा जो टेट्राडायनेमस स्ट्रक्चर होता है, ये किस तरीके से हमारा जो एंथर्स हैं वो अरेंज है, यानी कि सेंटर के 4 जो हमारे एंट्रोशियम है वो बड़े हैं, साइड के 2 छोटे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के इन्होंने एंथर्स के बारे में, या हम ये कह लें एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में पढ़ के उसको क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी ली। तो बेसिकली उन्होंने सेक्सुअल जो बिहेवियर था उसको फोकस किया। अगर हम इसके एडवांटेज देखने की कोशिश करें कि किस तरीके के एडवांटेजेस हैं हमारे आर्टिफिशियल सिस्टम के, तो ये बहुत ही सिंपल था और इजी था। सबसे अच्छा तो यही एडवांटेज है। उसके बाद लेस टाइम कंज्यूमिंग था। अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हो, तो बहुत ही टाइम जो है आपका बच जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत कम थी वहां पे, तो आप आराम से वहां पे क्लासिफाई कर पा रहे थे। ठीक है, अगर कोई प्लांट ऐसे हैं जिनके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हो, उनको भी आराम से क्लासिफाई किया जा सकता था कि भाई इनको इसका इंटरनल एनाटॉमी नहीं पता है, एक्सटर्नल एनाटॉमी भी हम बहुत कम कैरेक्टर्स को फॉलो करते हुए कर रहे हैं, तो हम आराम से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको इसको पढ़ने के लिए बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं थी आपको। कुछ बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ चॉइस थे जो कि कंसीडर किए गए थे। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं था, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कुछ बोल्ड प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते थे कि हाँ ये प्लांट इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, बात खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते थे। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते थे कि हाँ इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, तो हमको ये एक साथ मिल रहा होगा। ठीक है, कुछ चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स हमारी जो है आर्बिट्रेरी थी, एग्जैक्ट कोरिलेशन कोई नहीं था कि आप इसको रख रहे हो, इसको रख रहे हो। ठीक, कुछ एग्जैक्ट कोरिलेशन हमको वहां पे नहीं मिल पा रहा था। ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही थी। दूसरी चीज कि कोई भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमको टैक्सा के बीच में देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमको पता है कि चीजें धीरे इवॉल्व हुई हैं। कुछ चीजें पहले आई, फिर उसके बाद में कुछ आई, फिर कुछ आई, फिर कुछ आई, है ना। जैसे आप देखते हो कि प्लांट्स शुरुआत में होमोस्पोरस हैं, जब हम लोग टेरिडो जिम्नो पढ़ते हैं, फिर जिम्नो पढ़ते पढ़ते हम लोग जिंको पे आते हैं, जो कि हमारा पता चलता है कि वो हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपको आगे चलोगे तो आपको हेट्रोस्पोरस ही मिलेंगे सिर्फ जब आप एनजीओ में आओगे। ठीक है, तो होमोस्पोरस से हेट्रोस्पोरस का बनना, फ्लावर का डेवलप होना, हल्स का बनना, सेपल पेटल का बनना, ये सारी चीजें धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान हुई हैं। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आप जो है नहीं बता एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के चलते। तो उसके बाद सेकंड सिस्टम आया हमारे सामने, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे सामने आया, तब इसमें ऐसा क्या खास था या कौन सी वो ऐसी चीज थी जो कि इसको अलग कर दी आर्टिफिशियल सिस्टम से। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हमने कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 1 या 2 कैरेक्टर को फॉलो कर रहे थे जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे केस में आर्टिफिशियल में। यहाँ पे बहुत सारे टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स को फॉलो किया गया, यानी कि सिर्फ स्टेमन को नहीं, सिर्फ हर्ब श्रब्स ट्रीज को नहीं, काफी सारे कैरेक्टर्स को फॉलो किया गया और कोशिश करी गई कि हम जो सिस्टम है उसमें डेवलप कर पाए किसी तरीके का फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या किसी तरीके का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करी गई, इसलिए ये फार बेटर था आर्टिफिशियल सिस्टम से। और चार्ल्स डार्विन इन प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 postulates that the present day plants have descended from those existing in the ancient past, though a series of modification in response to changing environmental condition, which means that all present day plants are related to each other in a way or another। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी 1859 में, उन्होंने ये बताया कि आज जो प्लांट्स हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं डिसेंडेंट है पहले के प्लांट से। ठीक है, जैसे कि सेल थ्योरी में कहा गया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी, धीरे धीरे खुल रही थी कि हाँ एवोल्यूशन के दौरान ये चीज़ें हुई हैं, एक बार एक प्लांट से दूसरा प्लांट बना है, कुछ हमको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो जो क्लोजली रिलेटेड प्लांट थे ना, कि हाँ ये इवॉल्व होके ऐसा बना होगा, ये इवॉल्व होके ऐसा बना होगा, तो जो क्लोजली रिलेटेड प्लांट थे, ढेर सारे टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर को जो एकदम सिमिलर शो कर रहे थे, उनको एक साथ रखा गया। ठीक है, और जब उनको एक साथ रखा गया तो वही क्राइटेरिया डेवलप हुआ नेचुरल क्लासिफिकेशन का। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन वहीं से हमारे सामने निकल के आया। तो अगर हम देखें कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स थे जिसमें मेजर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो किया गया, तो वो थे
ALD जेसू ने, जिन्होंने क्या क्या फॉलो किया, नंबर ऑफ कोटिलेडन सीट में, मोनोकॉट, डाइकॉट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेटल्स, पोजीशन ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स, ठीक है, जो कि इन्होंने कंसीडर किया। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि किस तरीके के क्लासिफिकेशन में कौन से पैरामीटर को फॉलो किया गया। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो टिश्यू के स्ट्रक्चर को फॉलो किया, AP कैंडल ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू पे फॉलो किया, और बेंथम एंड हुकर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट को जो है इन्होंने फोकस किया, ठीक है। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं बेंथम हुकर के, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन एक सबसे खास बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेंथम एंड हुकर इतना सिंपल क्लासिफिकेशन है, या हम ये कह लें कि इतना ज़्यादा यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, जो अराउंड 1911 में हमको हमारे सामने आया, लेकिन आज भी हमको अगर देखने की कोशिश करें कि आज भी जो हमारा बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन है, ये हमको आज भी लैब्स में टैक्सोनॉमिक जो डिवीज़न है, जो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम प्लांट का हर्बेरियम बनाते हैं या हर्बेरियम लाइब्रेरी बनाते हैं, तो वहाँ पे आज भी अगर कोई क्लासिफिकेशन यूज़ किया जाता है तो वो बेंथम एंड हुकर है, ठीक है। लैब में स्टडी के लिए आज भी बेंथम एंड हुकर को यूज़ किया जाता है। तो नेचुरल सिस्टम इतना ज़्यादा पावरफुल था अपने टाइम पे, ठीक है, लेकिन आज भी बेंथम एंड हुकर जो है वो अपनी पावर को कम नहीं होने दे रहा है। तो अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव थे, है ना, आप वहाँ से कुछ कंक्लूड भी कर सकते थे, वहाँ से चीज़ें निकाल सकते थे, बोर्ड प्रिडिक्शन को आप यूज़ कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर रैंक्स आ गई थी, कैटेगरीज आ गई थी, नए प्लांट्स आइडेंटिफाई हो गए थे, ठीक है। कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती थी टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में, है ना, कुछ जो है आप प्रिडिक्ट कर सकते थे ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि क्लोज रिलेटेड स्पीशीज में हमको नहीं देखने को मिल रही थी। बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो हमको सिमिलर हेरिडिटरी पैटर्न शो करते हुए मिल रहे थे, तो उसके बारे में पढ़ने में आसानी हो रही थी। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो आर्टिफिशियल से था वो थोड़ा ज़्यादा हो चुका था बेंथम एंड हुकर उन सब में, ठीक है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी था, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ें अच्छी भी हों और इजी भी हों, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी था, थोड़ा बड़ा क्लासिफिकेशन हो गया था, ठीक है। और लेस नोन प्लांट्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड थ्रू दिस सिस्टम सिंस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट फुली डिफाइंड। जिनकी कैरेक्टरिस्टिक फुली डिफाइंड नहीं थी उनको क्लासीफाई करना इस सिस्टम के हिसाब से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो फिर हमारे पास निकल के आया थर्ड सिस्टम, डेट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो हमारे सामने निकल के आया तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। जैसे कि मैं आपको कुछ यहाँ पे बात बताऊँ, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेसिकली होता क्या है या किस तरीके से हम करते हैं। होता क्या, फाइलोजेनिक का मतलब होता है या फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी, है ना, कि किस तरीके से एक प्लांट से दूसरा प्लांट बना, दूसरे प्लांट से तीसरे प्लांट बना, तीसरे प्लांट से चौथा प्लांट बना, किस तरीके से चेंजेस आए अर्थ में जब नए प्लांट या नए स्पीशीज बन रही थी। तो होता क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में भी हम दो तरीके के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, एक है इनकम्प्लीट और एक है कंप्लीट। तो आप किस बेसिस पे कहोगे कि कौन सा इनकम्प्लीट है और कौन सा कंप्लीट है ना। तो है क्या यहाँ पे, एक मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूं। एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं रिडक्शनल इवोल्यूशन, रिडक्शनल इवोल्यूशन। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में आप ये बता रहे थे कि हाँ प्लांट धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। टेरिडोफाइट में हमारे कोन्स अलग से नहीं थे, जिम्नो में हमारे अलग से कोन्स बनने लगे, मेल कोन फीमेल कोन, और उसके बाद जो हमारा मेल कोन फीमेल कोन था वो फ्लावर में डेवलप कर गया। फ्लावर में डेवलप किया, फिर धीरे धीरे वहाँ पे सिपल्स और पेटल्स बन गए ताकि हमारे जो पॉलिनेशन है वो अच्छे से हो पाए। अच्छी बात है, आपने बता तो दिया, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ को मिस कर गए वो लोग। क्या कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इवोल्यूशन आगे की तरफ चले, कुछ चीज़ें इवोल्यूशन के दौरान गायब भी हो जाती हैं, कम भी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है ऐसा जिसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि हाँ उसका फ्लावर देखते हुए कि इस फ्लावर में सिर्फ जो हमारे एकदम
एसेंशियल हल्स हैं वो हैं, यानी कि एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है, उसमें कैलिक्स और कोरोला नहीं है। और दूसरी तरफ एक फ्लावर है हमारे पास, उसमें एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, कैलिक्स भी है और कोरोला भी है, सब कुछ है। तो आप इसमें कहोगे कि जाहिर सी बात है कि जिसमें एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला सब है वो ज़्यादा इवॉल्व है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के हिसाब से, मैं कहना चाहिए। ऐसा ही किया उन्होंने जिन्होंने पहले फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो करने की कोशिश करी, ठीक है। तो उनका क्लासिफिकेशन इसीलिए इनकम्प्लीट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में रखा गया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कैरेक्टर के बेसिस पे ही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो करने की कोशिश करी, लेकिन वो इस क्राइटेरिया रिडक्शनल एवोल्यूशन को भूल गए थे कि कभी कभी चीज़ें रिड्यूस भी होती हैं। तो एंड्रोशियम, गाइनोशियम अगर किसी फ्लावर में सिर्फ है और उसने कैलिक्स, कोरोला को हटा दिया है, रिड्यूस कर दिया है अपने स्ट्रक्चर में, तब भी वो एवोल्यूशनरी ज़्यादा आगे है ऐसे फ्लावर से या ऐसे प्लांट से जिसके पास हमें सारे हर्ल्स देखने को मिल रहे हैं। तो जब ये चीज़ें कंसिडर करी गई हचिंसन में और क्रॉनकस में, तब उन्हें कंप्लीट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में लाया गया, ठीक है। तो ये बात भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो अभी तक क्या था, अभी तक हम मॉर्फोलॉजिकली डिटरमाइन कर रहे थे कि कौन सा आर्टिफिशियल है, कौन सा नेचुरल है। अब हमारे सामने जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आया है, इसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, इवोल्यूशनरी बेसिस पे किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है। तो मेजर जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है जो कि फॉलो करे जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, वो है हमारे एक्लर, एंगर एंड प्रेंटल, बेसी, वेटसिनन, है ना, और हैं तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ तक यानी कि एंगर एंड प्रेंटल तक जो हमारे क्लासिफिकेशन, एंगर, प्रेंटल, बेसी तक, ये कंसिडर किए जाते हैं इनकम्प्लीट में, ठीक है। और जो हमारे हचिंसन, तख्तजान, क्रॉनकस, डेलग्रीन, थॉर्प एंड एपीजी सिस्टम जो है, ये कंप्लीट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में आते हैं, क्योंकि इन्होंने रिडक्शनल एवोल्यूशन को भी कंसीडर किया, उसको भी तवज्जो दी कि हाँ, रिडक्शनल एवोल्यूशन भी कोई चीज़ होती है। जैसे कि अगर हम देखें कि हाँ, एक काऊ है, उसके पास क्या है, हमारे पास अपेंडिक्स नहीं है, उसके पास है, तो क्या वो हमसे ज़्यादा इवॉल्व है? नहीं, हम ज़्यादा इवॉल्व हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में कम हो गई हैं। तो रिडक्शनल एवोल्यूशन भी हमारे जो मतलब डेवलपमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, तो उसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी था। तो वो कंप्लीट सिस्टम में किया गया और ऐसा देखा गया, ओके। तो जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो किस तरीके का है, बेसिकली कि ये एक थर्ड डायमेंशन लेके आया। क्या थर्ड डायमेंशन आया कि मॉर्फोलॉजी तो आप देख ही रहे थे, लेकिन आप पास्ट से किस तरीके की चीज़ों मिलाओगे, आप इवोल्यूशन किस तरीके से दिखाओगे, तो वो हमारे सामने एक अच्छे तरीके से निकल के आया इस क्लासिफिकेशन में। यहाँ पे जो प्रिडिक्टिव कैपेसिटी थी वो बहुत अच्छी थी, जो हमको देखने को मिल रही थी बाकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से, है ना। और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड और साइंटिफिक हमको ये लगा अपने नेचर में, जो भी हमने इसके बारे में पढ़ा, जाना, है ना। और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस कर पाना इस किसी भी प्लांट फैमिली के लिए इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारे लिए आसान हो गया, ओके। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जाहिर सी बात है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंसिडर किया गया है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी शो करने की कोशिश की गई है ना। फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को कम तवज्जो दी गई है क्योंकि हमने रिडक्शनल एवोल्यूशन से लेके सब कुछ फॉलो करने की कोशिश करी गई है। और सेम लुकिंग स्पीशीज को जो है हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन कॉमन फाइलोजेनी जो है वो काफ़ी दूर लेवल पे हमको देखने को मिल रही है, ओके। सो दीज आर द मेजर सिस्टम्स। आपको चीज़ें याद रखनी है कौन कौन से, कि आर्टिफिशियल एक या दो हमारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे, वो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, और आपके नेचुरल सिस्टम में आपको बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को फॉलो किया गया, और फाइलोजेनेटिक में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करने की कोशिश करी गई। तो इन्हीं चीज़ों के साथ जो है आपको ये सारे सिस्टम देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो डू लेट अस नो, ज्वाइन अवर टेलीग्राम गुरुमंत्र डिस्कशन ग्रुप and do visit our website, and if you have any query regarding the course or anything, you can visit or you can just contact on the given contact details, okay. Thank you so much.